अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों भाइयों, आप सब खैरियत से होंगे। आज है सैटरडे। 10:30 बजे का 10:20 का टाइम है। और आज हम बात कर रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन जो कि पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुकी है उसका। कोविड वैक्सीनेशन जो पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनके लिए प्रोग्राम शुरू किया है। और इसका आगाज पूरे पाकिस्तान में हो चुका है। पंजाब, पंजाब में फिर लाहौर, लाहौर में फिर सर्विसेज हॉस्पिटल, जिससे मेरा ताल्लुक है, वहां भी इसका आगाज हो चुका है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि 70% तक, 70% पाकिस्तानी अवाम उसको कोविड वैक्सीन लगाई जाए। और कोविड वैक्सीन लगाने के लिए जब इस प्रोसेस के बारे में एसओपीज, गाइडलाइंस और उसके अलावा गवर्नमेंट ने पॉलिसीज के बारे में जब देखना शुरू किया, तो फिर ये फैसला किया कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में सबसे पहले फ्रंट लाइन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पहले उन्हें वैक्सीनेट किया जाए। जब वो वैक्सीनेशन के मरहले से गुजर जाएं, तो उसके बाद फिर जनरल पब्लिक को भी इस काम के लिए शुरू किया जाए। पाकिस्तान में जो ट्रायल चल रहे थे वो थे साइनोवैक वैक्सीन के। जबकि जो वैक्सीन पाकिस्तान में आ गई है वैक्सीनेशन के लिए, ये साइनोफॉर्म है। साइनोफॉर्म वैक्सीन चूंकि पाकिस्तान में ट्रायल में इस्तेमाल नहीं हुई, ये इससे पहले इसके ट्रायल किए गए थे यूनाइटेड अरब अमारात। और आप सब लोगों ने वो एक तस्वीर देखी थी जिसमें यूएई के जो खलीफा थे, रशीद अल मखदूम, वो वैक्सीनेशन लगवा रहे थे आपको। ये वही वैक्सीन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, साइनोफॉर्म। साइनोफॉर्म की 5 लाख डोजेस चाइना ने पाकिस्तान को गिफ्ट की हैं, जिसकी खेप पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। 1 फरवरी को पाकिस्तान में ये एरोप्लेन जहाज पहुंचा था। और उसके बाद अगले ही दिन 2 फरवरी को ये वैक्सीनेशन जो है ना, पूरे जैसे भी गवर्नमेंट का तरीका था उसके मुताबिक तमाम सूबों में पहुंच गई। और 3 तारीख को फिर सूबों से आगे जो है ना अजला तक पहुंच गई। और फिर उसकी वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। 3 तारीख को, 3 फरवरी को पहले इस्लामाबाद से आगाज हुआ, जबकि 5 फरवरी जो कि कल था, कश्मीर डे, लाहौर में मेरे हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल में भी आगाज हो गया। और वैक्सीनेशन आज भी कुछ लोगों को वैक्सीन लगी, कुछ को कल वैक्सीन लगी। और ये फिर इसी तरह सिलसिला जिस तरह चल रहा है वो आगे चलता चला जाएगा। जब से हेल्थ ये वैक्सीन लगने की बात आई है, और खास तौर पे हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन पहले मरले पे लगानी है, तो मेरे बहुत सारे कोलीग्स और उसके अलावा जो और सपोर्ट स्टाफ है और जनरल पब्लिक है, उनकी तरफ से मुझे सवाल आना शुरू हो गए कि डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में तो ट्रायल हो रहे थे साइनोवैक के, तो ये साइनोफॉर्म क्यों आ गई? साइनोफॉर्म आ गई है तो ये कैसी है? क्या मुझे लगवानी चाहिए? फिर क्या इसके साइड इफेक्ट कैसे हैं? अ, 2 डोजें क्यों लगानी है? क्या मैं इसे रिफ्यूज कर सकता हूँ? इस तरह के मुख्तलिफ सवालात आना शुरू हो गए। तो मैंने फिर जरूरी समझा कि इस टॉपिक के ऊपर ना आज बात कर दी जाए। तो मेरे वो नाजरीन जो मुझे नहीं जानते, मैं अपना तारुफ कराता चलूँ। मैं डॉक्टर अमदाद अली फारूकी हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर सर्विसेज हॉस्पिटल। और पिछले साल मार्च से, जब से पाकिस्तान में कोरोना लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब से कोरोना केयर में एंगेज हूँ। आईसीयू में मरीजों को देखता हूँ, उसके अलावा फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए अपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन सर्विसेज के साथ में हल्की और दरमियाने जो कोविड के शिद्दत के मरीज हैं उनका भी इलाज करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। जब ये वैक्सीन पाकिस्तान में आ गई और फिर उसकी ट्रायल, बल्कि वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गई है, तो इसमें, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये वैक्सीन जब लगना शुरू हो गई है, तो अब थोड़ी सी इसकी साइनोवैक के बारे में मैं आपको हकायक से आगाह करता हूँ। क्योंकि सबका ये सवाल था कि जो वैक्सीन हम इतने दिनों से देखते आ रहे हैं वो साइनोवैक है, और साइनोवैक चूंकि ट्रायल में चल रही थी, इसलिए पाकिस्तान में मेडिकल कम्युनिटी और बाकी लोगों ने उसको खूब स्टडी किया हुआ था। साइनोफॉर्म के बारे में चूंकि ट्रायल नहीं थी, इसलिए इसको स्टडी भी नहीं किया था। साइनोवैक और साइनोफॉर्म असल में दोनों एक ही तरह की वैक्सीन हैं। दोनों ही किल्ड वायरस के फार्मूले पे बनाई गई हैं, जिसमें वायरस को पहले बिल्कुल इनएक्टिवेट या किल कर दिया जाता है। किल करने के बाद फिर उसको वैक्सीन के मराहल से गुजार के वैक्सीन में तैयार करते हैं। फिर उसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे मैं आप सब लोगों को ये समझाने के लिए कि किल्ड वायरस क्या होता है या फिर वो किस तरीका से कुव्वत मुदाफत करता है, आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आपने गंदम का दाना, चना, ग्राम,
जरूर देखा होगा। तो गंदम के दाने को अगर हम जमीन में बो दें या चने के दाने को जमीन में बो दें तो उसमें से पौधा निकल आता है, ग्रो कर जाता है। ये है जो गंदम का दाना या चने का दाना, जिसके अंदर अभी पूरी तवानाई है, ताकत है, और ये बिल्कुल अपनी असल हालत में है। आप थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि जो कोरोना वायरस है ये गंदम के दाने या चने के दाने की तरह है, और जब ये जमीन में गिरेगा और ग्रो कर जाएगा तो असल में इसके अंदर पूरी ताकत मौजूद है इंसान को बीमार करने की। अब अगर यही गंदम के दाने को या चने के दाने को आप उठाएं और उबलते हुए पानी में डाल दें, जब पानी में डाल देंगे और 5 मिनट या 10 मिनट के बाद जब ये चने या गंदम उबल जाएगी तो असल में इसकी शेप भी वही रहेगी, देखने में भी वैसी होगी। सिर्फ हाथ लगाने से कुछ पता चलेगा नरम है, अदरवाइज ये बिल्कुल वैसी रहेगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। माँ सवाए कि अब अगर इनको हम जमीन में बोएंगे तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो बिल्कुल कोरोना वैक्सीन जो पाकिस्तान में अवेलेबल है साइनोफॉर्म, और जिसके ट्रायल हुए साइनोवैक, ये दोनों इस तरीके पे बनी है कि जिसके अंदर वायरस को आप यही समझिए आसान लफ्जों में कि उबाल दिया जाता है। उस उबालने की वजह से जो भी केमिकल तरीकेकार है, उस केमिकल तरीके की वजह से वायरस रहता तो अपनी असल हालत में है, लेकिन उसके अंदर इंसान को बीमार करने की सलाहियत नहीं रहती। एक और छोटी सी मिसाल, अंडा, एग, आपने जब वो शेल के अंदर होता है, उसकी खासियत है वो बिल्कुल टूटेगा तो फैल जाता है, लिक्विड होता है। लेकिन उसी अंडे को जब हम उबाल देते हैं और छिलका उतार भी लें तो उसकी शक्ल वही रहती है, लेकिन उसकी तासीर, उसकी खासियत बदल जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से साइनोवैक और साइनोफॉर्म वैक्सीन तैयार की जाती है कि वायरस को उबाल दिया जाता है, केमिकल रिएक्शन किया जाता है, और उसके बाद उसमें शक्ल वही रहती है और ये हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगली बात मैं छोटी सी बता दूं कि वैक्सीन काम कैसे करती है, होता कैसे है। यहाँ पे आपको मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा, एक और। अफगानिस्तान जंग चल रही थी, अमेरिका ने क्रूज मिसाइल मारे और कुछ मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान के बाउंड्री के अंदर आके गिर गए। जो वहां पे हमारी बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उन्होंने देखा यार कि ये कोई बाहर से चीज आके गिरी है, फौरन वो जगह पे पहुंचे। उन्होंने देखा यार ये तो मिसाइल है। मिसाइल को उन्होंने मुतलका डिपार्टमेंट्स को इतला की, उनको उठाया, चुप करके अपनी लेबोरेटरी में ले गए। ले जाके फिर उसकी वो तिया पेंचा किया कि उसकी टेक्नोलॉजी पे गौर किया, उसके मैकेनिज्म पे गौर किया, और फिर ये देख लिया कि ये खतरनाक चीज बाहर से जो आई थी, जो हमारे मुल्क की नहीं है, इसके अंदर क्या खासियत है, ये किस तरीके से हमला करती है, किस तरीके से अटैक करती है, इससे बचना कैसे है। तो पाकिस्तान ने उस मिसाइल का एंटीडोट भी बना लिया और उस जैसे कई मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी बना ली। तो बिल्कुल ऐसे ही समझे कि जैसे पाकिस्तान है ऐसे हमारा जिस्म है। जो पाकिस्तान में मिसाइल बाहर से आया था, ऐसे ही हमारे जिस्म में वायरस बाहर से आ गया। अब वायरस को हमने किया हुआ है इनएक्टिव। वायरस जो है ग्रो नहीं कर सकता, जो कि वैक्सीन फॉर्म में होता है ना। जब वो मसल में लग जाता है तो उसके बाद हमारे बॉडी के जो चौकीदार हैं, जो गार्ड्स हैं, जिसको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वाइट सेल्स, वो इस चीज को पकड़ लेते हैं। कहते हैं यार ये तो कोई बाहर की चीज है, ये पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ लिया। उसके बाद वो उसको ले जाते हैं अपनी उस लेबोरेटरी के अंदर, जो बॉडी के अंदर अल्लाह ने बनाई हुई है ना, प्रोसेसिंग फैक्ट्री, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। उसके अंदर जाके उसका तिया पांचा करते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं, उसको समझते हैं यार ये क्या चीज है। फिर उसको देखते देखते बॉडी उसके मुताबिक जो है ना एक केमिकल तैयार कर लेती है। देखें, जैसे तलवार है, तलवार पे उसका अगर तलवार है बड़ी तेज है, काट देती है, तलवार के ऊपर अगर उसका वो कवर डाल दें तो तलवार जख्मी नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे लॉक लगा दे तो चाकू नहीं खुलता और डैमेज नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कोई भी तेज धार या नोकीली चीज है, अगर उसको आगे से हम कुंद कर दें तो वो जख्म नहीं पहुंचा सकती। इसी तरह जब हमारी बॉडी उन वायरस को स्टडी कर लेती है तो कहती है यार कि ये ऐसे ऐसे आता है, ये गोल है, ये लंबा है, ये चौड़ा है, इसके खास तरीके को फर्ज कर लेगा। अगर वायरस इस शक्ल का है तो बॉडी इसके मुकाबले में इस तरह का दो शाखा बना के इसको
ऐसे कर लेती है। जब वायरस की टिप जो है इसके अंदर फंस जाएगी तो ये डैमेज नहीं कर सकता। तो बॉडी जिस केमिकल को तैयार करती है उसका नाम एंटीबॉडीज होता है। यही एंटीबॉडीज फिर जिस्म में जब आ जाती हैं, और जब वायरस अगली बार हमला करने आता है, जैसे पाकिस्तान ने वो टेक्नोलॉजी बना ली, तो अब अगर क्रूज मिसाइल आएगा तो पाकिस्तान फिजा से फिजा में ही खत्म कर देगा। तो बेसिकली यही इम्यूनिटी है या इम्यून सिस्टम है जो काम करता है। अब हम आगे चलते हैं कि ये साइनोफॉर्म वैक्सीन जो है इसकी प्रॉपर्टीज या खसूसियात क्या है। साइनोफॉर्म वैक्सीन जबरदस्त है इस लिहाज से कि इसे रूम टेम्परेचर, बल्कि सॉरी रूम टेम्परेचर नहीं कहना चाहिए, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख के इसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। हमारा चूंकि पाकिस्तान निस्बतन गर्म इलाके में आता है तो टेम्परेचर की बंदिश नहीं है, जबकि जो बाकी और वैक्सीन है उनको बहुत ज्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, जबकि ये लिक्विड होती है और ये रेफ्रिजरेटर में रख के ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। दूसरी जो इसकी खासियत है, ये 2 डोजें लगनी होती हैं 3 से 4 हफ्ते के वक्फे से। इसके बाद जो अगली बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये प्री फिल्ड आती है, ये वायल में आती है, फिर इसको सीरीज में भर के फिर मुतलका जगह पे डेल्टॉइड के अंदर, कंधे के अंदर जो है ना ये लगा दी जाती है। अब आमतौर पे जो इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं वो यही होती हैं कि एलर्जी होगी, खारिश होगी, थोड़ा सा बुखार हो गया, थोड़ा सा अ, यही जो माइल्ड से जो आम वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं वही अमूमन होते हैं। कोई इससे बड़े साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए अभी तक। अब हम आगे चलते हैं जी। आगे जाके हम चल के करते हैं जी कि बाकी वैक्सीन और इसमें फिर क्या फर्क है या कंपैरिजन क्या है। अगर हम बात करते हैं फाइजर वैक्सीन की, जो कि मैसेंजर आरएनए वायरस वैक्सीन है, और ये फिर उसके अलावा एक और जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन है वो दो, तीसरी फिर जो रशिया ने जो बनाई है वो वाली वैक्सीन, इन सब से कंपैरिजन करें तो ये सस्ती भी है। इसका रिस्पांस को 80% तक है। 100 में से 80 लोगों को ये प्रोटेक्शन फराहम करती है। बल्कि बाद में ये देखा गया एक और मुल्क में जब स्टडी हुई तो शायद ये 80 से लेके 90% तक लोगों को फायदा करती है। लिहाजा ये इफेक्टिव है, ट्रांसपोर्ट करना आसान है। बाकी वैक्सीन की निस्बत ये जो टेक्निक इस्तेमाल हुई है ये ज्यादा पुरानी टेक्निक है। इसके ऊपर पहले से भी वैक्सीन दुनिया में बनती आ रही है, ये उसी उसूल पे बनाई गई है। अच्छा, मैंने जब आज इस चीज को स्टडी किया था कि वैक्सीन कैसे तैयार होती है, और वैक्सीन जैसे ये है साइनोवैक ये कैसे है, मैसेंजर आरएनए मोडर्ना वैक्सीन कैसी है, तो मैंने बकायदा उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम सोच लिया है कि कोविड की जितनी भी वैक्सीन इस वक्त मौजूद हैं वो किस तरीके से बनाई गई हैं, और इंशाल्लाह ये पुरानी जो मेरी एक रूटीन है उसे के मुताबिक आसान उर्दू के अल्फाज में और मिसालों के साथ, और इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं आपको मॉडल भी पेश करूंगा। मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, वो प्लेडो के साथ बहुत अच्छे मॉडल्स बनाती है। तो मैंने जब बेटी को सारे वैक्सीन की किस्में और वो वाले मॉडल्स दिखाए कि बेटा ये बनाना है, तो शी इज़ बिजी इन दैट। तो इंशाल्लाह जो मेरा अगला प्रोग्राम होगा उसमें आप देखेंगे कि मैं फिर आपको जितनी भी ये कोविड वैक्सीन हैं किस तरीके से बनती हैं बाकायदा एग्जाम्पल से मिसालों के साथ आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। फिर आपको समझ आएगी। तो ये ना एक अलग प्रोग्राम हम करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें वैक्सीन कौन कौन सी है, किस तरीके की बनती है, और किस तरीके से फिर वैक्सीन जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफत पैदा करती है, इस वाले पहलू पे हम बात करेंगे आसान उर्दू अल्फाज में और एग्जाम्पल या मिसालों के साथ, ताकि आप लोग इस चीज को अच्छी तरह समझ सके। अब हम आगे चलते हैं। वैक्सीन किस किस को लगनी है और किस किस को नहीं लगनी। ये तमाम हेल्थ वर्कर्स को नहीं लगनी वही जिनकी एज 18 साल से कम है या जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है। वैसे आपस की बात है, 60 साल में रिटायरमेंट भी तो हो जाती है ना। लेकिन वो लोग जो हेल्थ के शोबे में काम कर रहे हो जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है तो उन्हें ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। इसी तरह 18 साल से कम लोगों को ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी, 18 से लेके 60 तक। अब 18 से लेके 60 तक भी कौन कौन से और वो लोग हैं जो हेल्थ वर्कर तो हैं लेकिन उन्हें नहीं लग सकती। उनमें सबसे पहले वो वाली हम खवातीन जो प्रेगनेंसी जिनमें हो या जो बच्चों को फीड करा रही हो, तो उन्हें ये वैक्सीन इस मरहले पे नहीं दी जाएगी, बाद में दी जाएगी। दूसरी चीज, फिर वो वाली खवातीन हजरात हेल्थ वर्कर्स जिनके अंदर पहले से कोई बीमारी मौजूद है जिसके लिए
वो अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और बीमारी कौन सी, मिसाल के तौर पे कैंसर खुदा न खास्ता, या मिसाल के तौर पे कोई किडनी डिजीज एडवांस प्रॉब्लम, या उनके अंदर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो स्टीरॉइड्स ले रहे हो, तो उन लोगों के अंदर जो है ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। ये हो गई बात। और उसके अलावा वो वाले लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं लेकिन उनके अंदर पहले से कोई कार्डिक प्रॉब्लम शदीद नोयत का है, या सांस का मसला शदीद नोयत का है, उनको भी ये वैक्सीन अभी पहले मरहले पे नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि वैक्सीनेशन के हवाले से जो लोगों ने सवाल पूछे, जो गलत फहमियां हैं, जो अफवाहें हैं, जो पाकिस्तान में अफवाहें मौजूद हैं, जो मेरे कोलीग्स ने, मेरे सबॉर्डिनेट्स ने, या दीगर लोगों ने मेरे से सोशल मीडिया पे क्वेश्चन पूछे, मैं अब उनका भी जरा हवाला या जिक्र कर देता हूँ। सबसे पहले तो यह सवाल आता था कि जी वैक्सीन लगने से कोरोना बीमारी हो जाएगी। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि चने को, या आ, गंदम को, या मकई के दाने को जिसको हम उबाल लेते हैं, वो देखने में बिल्कुल वैसा रहता है, लेकिन अगर उसको जमीन में वो ग्रो नहीं करेगा। तो इसी तरह ये वाली वैक्सीन में चूंकि वायरस किल हुआ होता है, तो इससे कोरोना बीमारी होने का खदशा नहीं है। तो ये वाली गलतफहमी भी दूर होगी कि वायरस, सॉरी, तो कि साइनोवैक वैक्सीन लगाने से इन्फेक्शन नहीं होगी इंशाल्लाह। दूसरी ये गलतफहमी थी कि आ, इसके जरिए डीएनए चेंज हो जाएगा, इंसान को कंट्रोल किया जाएगा बाहर से। तो सच्ची बात तो ये है कि जो मैसेंजर आरएनए और नई टेक्नोलॉजी की वैक्सीन है वो तो हमारे यहाँ यूज भी नहीं हो रही ना। वो तो अमेरिका, इसराइल और बाकी ममालिक में है। वो क्या है, वक्त के साथ चीजें आगे आएंगी, माइट भी वो खदशात, वो ख्यालात, वो परेशानियां और वो शुबहात हमेशा रहें। लेकिन हमें इस मामले में बड़ी खुशी हुई, बड़ा इत्मीनान की बात है कि एक तो ये वैक्सीन जो हमने खरीदी है पाकिस्तान में, बल्कि अभी जो गिफ्ट मिली है ये चाइना से आ रही है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी पे है, इसमें माइक्रोचिप का तस्वर ही नहीं है। लिहाजा हमें या पाकिस्तानी पब्लिक को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसके साथ कोई कंट्रोल किया जाएगा या इसके साथ कोई डीएनए चेंज हो जाएगा। अच्छा, तीसरा, कुछ लोग कहते हैं यार कि वैक्सीन लगी होते मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। तो इनफैक्ट ऐसा नहीं है। वैक्सीन लगने से जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफत आ जाएगी और बीमारी को कंट्रोल कर लिया जाएगा। अब आसान लफ्जों में यही समझ लें, जैसे मैंने आपको पीसीआर की मिसाल देते हुए कहा था कि वायरस आए, हाथों पे भी आ गया, ये अंदर नहीं गया जिस्म के, और नाक में भी आ गया। अब भाई नाक के अंदर रहने से बीमारी थोड़ी होती है। जब ये नाक से हलक में जाएगा और हलक से चेस्ट में जाएगा, तब बीमारी पैदा होगी। तो वैक्सीन के असर से ये वायरस नाक से आगे नहीं जाएगा। ये चला गया तो हल्की सी बीमारी होगी, अव्वल तो नहीं होगी। अब कुछ देर के लिए समझ लेते हैं कि नहीं बीमारी होगी, क्योंकि पहले से अंदर एंटीबॉडीज मौजूद है, वो फौरन इस पे कंट्रोल कर लेंगी। जैसे जलती आग पे पानी डाल जाता है और आग बुझ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जब एंटीबॉडीज जिसम में मौजूद होती है तो वायरस को पकड़ लेती है, बेकार कर देती है। जैसे बम स्क्वाड, जो गवर्नमेंट का एक इदारा है जिसको इतला मिलती है कि अनारकली में बम है, फटने वाला है, वो वहां पहुंचते हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई होती है, वो उस बम की एक खास तार को काटते हैं, क्लिक, और बम नकारा हो जाता है। तो इसी तरह बॉडी में एंटीबॉडीज नकारा कर देती है आने वाले जरासीम को, लेकिन वो नाक में तो मौजूद होता है और वो छींकेगा तो वो बाहर जाएगा। तो ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि जिसको वैक्सीन लग जाए, बेशक उसके अंदर एंटीबॉडीज रखी हैं, वो खुद बीमार नहीं होगा, लेकिन वो कैरियर बन सकता है, वो दूसरों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। लिहाजा उस शख्स के लिए भी ये चीज जरूरी है कि वो मास्क लगाए और हाथों को साफ रखे। कोरोना वैक्सीन लगने से उसकी जात तो महफूज होगी, लेकिन वो दूसरों को बदस्तूर इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। तो हदीस मुबारका का मफहूम है कि अपने हाथ से और अपनी जुबान से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाओ और दूसरों को महफूज रखो। तो हम मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें दुनियावी फायदा भी है और दीनी फायदा भी है, आखिरत का फायदा भी है। आगे चलते हैं।
इसके अलावा ये ख्याल किया जाता था कि शायद अगर खवातीन को ये वैक्सीन लगती है तो वैक्सीन के लगने की वजह से खवातीन में माँ बनने की सलाहियत खत्म हो जाएगी, या मर्दों में बाप बनने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। तो असल में ये भी अफवाह है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सरोपैर नहीं है। वैक्सीन, जब मैं मेरी इस वक्त एज 40 है, तो पाकिस्तान में जो ईपी प्रोग्राम, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन तब से वैक्सीन के टीके लगना शुरू हो गए थे। तो हम आज बाप भी हैं, और खवातीन मेरी एज की जो है वो मदर्स भी हैं। तो जिस तरह उन वैक्सीन के साथ इनफर्टिलिटी या बाप या माँ बनने की सलाहियत नहीं खत्म हुई, तो इंशाल्लाह इसके साथ भी नहीं होगी, क्योंकि ये उसी उसूल पे पुराने तरीकों के ये वैक्सीन तैयार की गई है। तो मैंने आज इस सेशन में इन 20 मिनट्स में कोशिश की है कि आपको साइनोवैक सॉरी साइनोफार्म वैक्सीन के बारे में जरूरी जरूरी और अहम बातें बता सकूं। अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, एक दफा उनको देख लेते हैं, अगर किसी ने लाइव क्वेश्चन पूछा हुआ है। अदरवाइज इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोरोना के बारे में कौन कौन सी वैक्सीन हैं। और वो वाला हमारा जो लाइव सेशन होगा, वो सिर्फ मेरी शक्ल पे नहीं होगा, उसके साथ हम मॉडल्स दिखाएंगे आपको, या उसके साथ आपको इंटरेक्टिव वीडियोस दिखाएंगे या इमेजेस दिखाएंगे, कि जिससे आपको मेरी आवाज के अलावा देखने में भी चीजें ऐसी मिले कि आपको ये चीजों का, इस वैक्सीन का, वैक्सीन कैसे काम करती है, इन चीजों की सही समझ आ सके आसान उर्दू अल्फाज में। अब कमेंट्स की तरफ चलते हैं जी। अच्छा जी। जी, जी क्वेश्चन आया है प्रिंस रहमान से जी, ग्रेट वर्ड, थैंक यू वेरी मच। इंजीनियर नुमान नसीर ने अस्सलाम वालेकुम कहा है जी, वालेकुम अस्सलाम। इफ़त मसूद ने कहा जी कि वेल इन्फॉर्म्ड, थैंक यू वेरी मच। प्लीज डिस्कस इट्स साइड इफेक्ट्स। इंजीनियर नुमान ने अगला क्वेश्चन किया। जी बिल्कुल, मैं साइड इफेक्ट्स पे बात कर चुका हूँ, एक दफा फिर दोहराता हूँ। जिस तरह आम वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं कि जिस जगह पे लगती है वो जगह रेड हो जाती है, एलर्जी होती है, खारिश होती है, या उसके साथ हल्का सा बुखार हो जाता है, ये वाले मसाइल इसके साथ भी आ सकते हैं, या आते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। बाकी जब ये वैक्सीन लगाई जाती है तो आधे घंटे के लिए उस शख्स को जिसे वैक्सीन लगती है उसे मेडिकल सुपरविजन में, वही वैक्सीनेशन सेंटर में रखा जाता है, फिर उसे जाने की इजाजत होती है। नेक्स्ट चलते हैं जी, जिसको कोरोना हो चुका हो और एंटीबॉडीज बन चुकी हो, यस, थैंक यू वेरी मच मिस अस्मा नाज। इनफैक्ट ये मेरी डिस्कशन का हिस्सा था, लेकिन ये बात मैं स्किप कर गया। वो लोग, चूंकि एक तो ये अभी लग रही है हेल्थ केयर वर्कर्स को, तो मैं अभी स्पेसिफिक होकर बात करता हूँ। वो वाले हेल्थ केयर वर्कर्स जिनको पहले कोरोना हो चुका है, उन्हें भी ये वैक्सीन लगवानी है। सवाल ये है कि कब लगवानी है, और क्या एहतियात मनूज खातर रखनी है। तो इसके लिए सारी इस बात पे है कि जिन लोगों को तो हल्की सी कोरोना इन्फेक्शन हुआ, कि वो बहुत बीमार नहीं हुए थे, हल्का फुल्का कोरोना इन्फेक्शन हुई, एंटीबॉडीज भी आ गई, तो उन्हें तो वैक्सीन फौरी लग सकती है और लग जाएगी इंशाल्लाह। वो लोग हेल्थ केयर वर्कर्स के जिनके अंदर कोरोना नमूनिया बना था और उनके अंदर ट्रीटमेंट लगा था, एंटीवायरल भी लगा, और उनको टॉसिलिजुमैब मिली हुई, उन सब के लिए जनरली ये बात की गई है कि 3 महीने गुजरने के बाद वो वाले लोग हेल्थ केयर वर्कर्स, या बाद में जब ये जनरल पब्लिक में भी जाएगी, तो जिन लोगों को कोरोना इन्फेक्शन हुआ और उसके ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड्स इस्तेमाल हुए और एंटीबॉडी और टॉसी एक्टिविरा इंजेक्शन यूज हुआ मिसाल, उनके लिए तजवीज किया गया है कि 3 महीने का वक्फा रखा जाएगा, क्योंकि 3 महीने में तमाम बीमारी के असरात और उसके अलावा जो एक्टिविरा दवाई है उसके असरात बॉडी से निकल जाते हैं, तो उन लोगों को फिर उस वक्त वैक्सीनेट किया जाएगा। अच्छा जी, आगे, यस, आप असमनाज ने एक और पूछा कि अगर कोई हार्ट पेशेंट और डायबिटिक है तो जी। अच्छा, डायबिटीज के हवाले से ये है कि डायबिटीज अगर है तो प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन लगेगी। कार्डिक पेशेंट है, यस, फिर नहीं लगेगी। और अगर क्रोनिक लंग कंडीशन है, जैसे सीओपीडी है एडवांस, या सीवियर अस्थमा है, या ब्रोंकिएक्टिस है, या कोई भी ऐसा मसला है, तो उसे फिर वैक्सीन नहीं लगेगी। अच्छा जी,
इसको हासिल या लगवाने का तरीका क्या है, किससे रब्ता करें जी? फैसल जापान, माइट बी के फैसल जापान लिखा हो, बट एनीवे फैसल भाई, आपका क्वेश्चन रेलिवेंट है। इनफैक्ट अभी चूंकि 5 लाख खुराकें या डोजें पाकिस्तान में आई हैं और ये हेल्थ केयर वर्कर्स को लगनी है, तो इंशाल्लाह अगली जो खेप है जो कि फरवरी के एंड पे या मार्च के शुरू में आ जाएगी, वो आ जाएगी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की। और वो तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 17 मिलियन है, 1 करोड़ 7 लाख 1 करोड़ 70 लाख, 1.7 मिलियन, भूल गया यार। 17 लाख, 1.7, सॉरी एनीवे, जितनी भी तादाद है वो आएगी। तो वो फिर मरहलावार जो गवर्नमेंट जब तय करेगी तो उसके मुताबिक होगा। सुनने में आया है कि प्राइवेट लोगों को शायद वैक्सीन इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी गई है, शायद। अगर ऐसा हुआ कि प्राइवेट इदारे जो है ना वो भी वैक्सीन इंपोर्ट करते हैं, तो फिर तो आम पब्लिक को भी जल्दी मिलना शुरू हो जाएगी, वरना जिस तरह गवर्नमेंट की तरजीहात हैं उसके मुताबिक मिलेगी। फिलहाल अभी अगर आपका भी हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक है किसी भी सूबे से, तो फिर आपने वो जो 1166 पे अपना CNIC नंबर मैसेज करना है, उसके बाद फिर वो आपको इतला करेंगे क्या करना है। और अगर आपका ताल्लुक हेल्थ केयर इंडस्ट्री से नहीं है, अलग से है, तो फिर आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जैसे जैसे कोई अपडेट्स आएंगी, मैं आप लोगों को आगाह करता जाऊंगा। रियाज हुसैन साहब ने कहा जी, वेरी गुड स्टार्टेड, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अ, अगली खेप अच्छा। अच्छा जी, अभी तो चाइना वालों ने हमें तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है 5 लाख डोजेस का। आगे वो कीमतन देते हैं या फ्री है तो टाइम बताएगा ना, अभी तो कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा जी, आगे रियाज साहब ने पूछा जी, कैन वैक्सीन सूटेबल फॉर मी? रियाज साहब स्पेसिफिकली आपने सवाल तो अच्छा पूछा, लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूँ और आपके बारे में कैसे मैं अभी बता सकूंगा कि आपके लिए वैक्सीन सूटेबल है या नहीं है। हाँ, अगर आपकी एज 60 से नीचे है, पहले से खुदा न खास्ता आपको कोई दिल का या सांस का प्रॉब्लम नहीं है, पहले से आप किसी बीमारी की दवाई नहीं ले रहे, आपको अभी पिछले 10 दिन के अंदर फीवर शीवर नहीं चल रहा, कोरोना की प्रॉब्लम नहीं हुई या हुई थी उसको 3 महीने गुजर गए, तो फिर ये आपके लिए भी सूटेबल है। अच्छा जी, आगे जी कह रहे हैं जी, 1 करोड़ 70, हाँ ठीक है, थैंक यू। नहीं, मेरा ख्याल मुझे फिगर का भी अंदाजा नहीं है, इनफैक्ट इसलिए मसला होगा। नीलम सोलकर जी सर, अच्छा ओके। जी आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे साथ थे, आप लोगों ने मुझे सुना। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आपके जहन में कोई सवाल बाकी रह जाए, या मैंने जिस टॉपिक पे गुफ्तगू की है कोई बात बाकी रह जाए और जिसका जवाब ना मैं दे सकूं, या मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि आपको भी समझ नहीं आई, आप मुझे दोबारा लिखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके फीडबैक पे दोबारा आसान लफ्जों में इंशाल्लाह और बकायदा फिर एग्जांपल्स के साथ, मॉडल्स के साथ, मेरी कोशिश है, मैं भी इनफैक्ट ये सारी चीज़ों को सीख रहा हूँ कि लाइव सेशंस के अंदर वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं जो एक्सप्लेन करना मेरे लिए आसान हो, फोटो कैसे ऐड कर सकते हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं इन चीज़ों को सीख रहा हूँ। तो जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होंगी मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा साथ साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही था। आज के खबरनामे के बाद मैं यही कहूंगा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, कारआमद में लगी है, वैल्यूएबल है, तो ये आप अपने सोशल सर्कल में जरूर भेजिए, ताकि आसान लफ्जों में ये वाली इंफॉर्मेशन उन सब लोगों तक पहुंचे जो परेशान हैं या जो इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। असल में अभी तो वैक्सीन ये हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रही है, लेकिन ये वीडियो आप सबके लिए इसलिए रेलेवेंट है कि कभी ना कभी वो दिन आ जाना है, महीने में, 2 महीने में, 3 में, जब ये सबको मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए, मैंने सबसे पहले, मुझे अच्छी तरह याद है कि पहली जो प्रोग्राम किया था वैक्सीन के ऊपर, वो दिसंबर में किया था। और ये वो टाइम था जब अभी सिर्फ ट्रायल चल रहे थे और अमेरिका में वैक्सीन अभी लगना शुरू हो गई थी। दिसंबर गुजरा, जनवरी गुजरा, फरवरी की आज 6 तारीख है। देखिए, वक्त तेजी से गुजरता है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ उस वैक्सीन की जो पाकिस्तान आ चुकी है। पहले ये सारी ख्याली बातें थी, या कम से कम ये सारी बातें ऐसी चीजों के बारे में थी जो दूसरे मुल्कों में थी, पाकिस्तान में नहीं थी। मैंने फिर भी इस पे प्रोग्राम किया था, लेकिन अब तो हमारे घर में आन पहुंचा है ना, इसलिए मैंने इस पे प्रोग्राम करना जरूरी समझा। नीलम जी, इनफैक्ट अगेन फिर वही बात है कि मैं आपको इस तरीके से नहीं बता पाऊंगा कि आप इसके कैंडिडेट हैं या नहीं है। ये असेसमेंट के बाद फिर ही आपको बता सकता हूँ।
और जी, बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए, सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए, कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज।